तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने राजनीति विज्ञान जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अहम रोल रखती है। इसमें अपन ने संविधान सभा प्रस्तावना और अनुसूचियों की चर्चा कर ली है। आज के अपने सेगमेंट में अपन मूल अधिकार जो एक वीडियो के अंदर अपन ने देखे हैं, अब उन मूल अधिकार को याद किस प्रकार से रखा जाए, यानी अनुच्छेद बाय अनुच्छेद याद नहीं होते। सबसे मेन समस्या ये होती है कि हमेशा जब भी हम आर्टिकल याद करने की कोशिश करते हैं तो हमसे अनुच्छेद हमेशा याद नहीं रहते, यानी 13 के अंदर हम 14 वाला बता देते हैं, 14 वाले में 15 बता देते हैं, तो सही मैनेज नहीं होता। तो उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रिक क्या है वो ध्यान से याद रखें। ट्रिक है अपनी कि जब भी लॉ है, लॉ का मतलब कानून, तो कानून जो है वो हमारे डाउट को 6 प्रकार से क्लियर करता है। कानून हमारे डाउट को कितने प्रकार से क्लियर करता है? 6 प्रकार से क्लियर करता है। अब ये ट्रिक है जिसमें अपन 14 से लेकर 22 तक पूरे के पूरे अनुच्छेद याद कर लेंगे। अब देखते हैं कौन से अनुच्छेद के अंदर क्या है। सबसे पहली चीज लॉ यानी कि कानून, तो ये है अनुच्छेद 14 जिसमें ये लिखा गया है कानून के समक्ष समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है? समान है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद नंबर 14। उसके बाद डी जो है इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। ये है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15। उसके बाद बात करें ओ का, तो ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, तो अवसरों की समानता ये कहता है अनुच्छेद नंबर 16। उसके बाद यू का मतलब है अनटचेबिलिटी, और ये आता है अनुच्छेद 17 में, अनटच यानी कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। कौन सा अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 17 के अंदर। अब बात करें अगर अनुच्छेद 18 की, तो इस बी का इसमें कोई रोल नहीं है। लास्ट में क्या बचा? टी, ये है अनुच्छेद 18 के लिए, और इसका मतलब होता है एंड ऑफ टाइटल्स। टाइटल का मतलब होता है उपाधि, यानी कि उपाधियों का अंत। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18। अब बात करें आगे 6, यानी कि यहाँ पर अपन ने कहा कि 6 प्रकार से, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इनके बारे में भी ट्रिक से देखेंगे कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। फिर बात करें सी का मतलब है कन्वेंशन, यानी कि संरक्षण, कन्वेंशन यानी कि संरक्षण। कानून के समक्ष संरक्षण जो प्रदान किया गया है कौन सा अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 20, ये मूल अधिकार है। उसके बाद बात करें एल, तो एल का मतलब है लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, जिसको आप कह सकते हैं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कौन से अनुच्छेद में? 21 में। अनुच्छेद 21 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम है 21A के दो या 21K के दो। तो ये अनुच्छेद किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21 में, इसलिए अनुच्छेद 21 है। किससे संबंधित है? तो ई का मतलब होता है एजुकेशन, ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 6 से लेकर 14 वर्ष का प्रत्येक बालक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब बात करते हैं लास्ट अनुच्छेद 22 का, तो अनुच्छेद 22 जो है वो संबंधित है एआर का मतलब अरेस्ट, अरेस्ट यानी गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 22 के अंदर। अब एक एक अनुच्छेद को अपन डिटेल में देखते हैं कि कौन सा अनुच्छेद के अंदर क्या क्या लिखा हुआ और इनका मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, जिसमें लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पद और प्रतिष्ठा रखता हो, लेकिन कानून के समक्ष वो व्यक्ति क्या है? समान है। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के सामने समान माना गया है। तो ये है अनुच्छेद 14। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 15, जिसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये है भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 15 है। फिर बात करें अनुच्छेद 16 की, तो ये है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों की समता, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18
टाइटल्स यानी एंड ऑफ टाइटल्स उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 20 में कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब है कानून के समक्ष संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 जो है वो दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। 21 ए में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। इनके बारे में डिटेल में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार ये 19वें अनुच्छेद के अंदर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इन्हें किस प्रकार से याद रखा जाए। तो अनुच्छेद 19 में प्रदत्त 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब कौन कौन सी स्वतंत्रता एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) के दो, 19(a) के दो या 19(k) के दो, एक ही बात है। ए आ सकता है नाम, एक भी आ सकता है और के भी आ सकता है। इसमें क्या है तो उसके लिए पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है बॉस संग आया गया और बस व्यापार किया, बस व्यापार किया। बॉस संग आया गया और बस व्यापार किया, तो ये अपनी ट्रिक है। बॉस संग आया गया बस व्यापार किया, ठीक है। अब इसमें एक एक अनुच्छेद में एक एक आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बॉस। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो और ये से, तो सबसे पहले वो से आएगा इसमें बोलने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की क्या है स्वतंत्रता है। हर एक व्यक्ति बोल सकता है, जो भी उसकी भावनाएं है उसे क्या कर सकता है व्यक्त कर सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपने विचार है उसको स्वतंत्रता पूर्वक रख सकता है, लेकिन दूसरे की भावनाओं को आहत किए बिना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(2) की। अनुच्छेद 19(2) जो है वो संबंधित है, इसमें देखें से, तो से का मतलब क्या होगा सभा, यानी कि सभा करने की आजादी, सभा करने की आजादी। प्रत्येक व्यक्ति को सभा करने की आजादी है, मीटिंग कर सकता है, किसी भी प्रकार की मीटिंग की जा सकती है कानून के दायरे में रहकर। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 19(3) की, तो अनुच्छेद 19(3) जो है वो संबंधित है संघ, और संघ का मतलब होता है, संघ को हमें इस प्रकार से लिखना है, संघ का मतलब संगठन। तो संघ बनाने की या फिर संगठन बनाने की, दल बनाने की या पार्टी बनाने की क्या है स्वतंत्रता है। पार्टी बनाने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है अनुच्छेद 19(3), यानी आप किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक या और किसी उद्देश्य के आधारित कोई भी संगठन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 19(4) की। 19(4) क्या कहता है, तो अनुच्छेद 19(4) जो है यहाँ पर लिखा हुआ आया गया, तो आने और जाने के लिए, आने और जाने। आप देश में कहीं पर भी आ और जा सकते हो, यानी घूम सकते हो, तो घूमने से संबंधित है। भ्रमण कर सकते हो, विचरण कर सकते हो, तो ये किससे संबंधित है अनुच्छेद 19(4) से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 19(4) कहता है आप देश के किसी भी हिस्से में घूमने जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(5) की। अनुच्छेद 19(5) जो है वो संबंधित है बस, बस का मतलब है बसने से। बस का मतलब क्या है बसना, रहना। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर, अपने पूरे भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में जाकर आप रह सकते हो, इसकी आपको छूटे कोई भी मना नहीं कर सकता। तो ये है बसने या रहने की स्वतंत्रता। लास्ट है अनुच्छेद 19(6). अनुच्छेद 19(6) ये संबंधित है व्यापार करने से। आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हो, लेकिन वो व्यापार जो है वो कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अफीम वगैरह कुछ बेचना शुरू कर दे कि व्यापार करने की स्वतंत्रता है, यानी कानून के दायरे में लेके आप कोई सा भी व्यापार कर सकते हो। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19।
ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, एक बार फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। 19(1) जो है, अनुच्छेद 19(1) जो है वो संबंधित है बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। दूसरा अनुच्छेद 19(2) सभा करने की आजादी देता है, सभा करने की स्वतंत्रता देता है। 19(3) जो है वो संघ, संगठन, दल या पार्टी बनाने की स्वतंत्रता देता है। 19(4) कहता है कि आप कहीं पर भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो। 19(5) में बसने या रहने से संबंधित है, और 19(6) जो है वो कहता है व्यापार कर सकते हो आप कानून के दायरे में रहकर। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। उससे पहले अपन ने ये देख लिया था कौन कौन से अनुच्छेद इसमें आते हैं। अब एक एक करके इन अनुच्छेदों में, जिनमें अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, यानी अनुच्छेद 14 को विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये अनुच्छेद 14 जो है वो विधिक समानता से संबंधित है, यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति क्या है, समान है, इससे संबंधित है। अब अगर बात करें अनुच्छेद 14 की, तो इसमें क्या क्या है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, दो चीजें हैं। विधि के सामने हर एक व्यक्ति समान है, और दूसरा विधि के सामने किसी भी व्यक्ति को समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाए। हर एक चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं। तो इसमें जो नेगेटिव पहलू है या नकारात्मक जो बात है वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, और जो सकारात्मक बात है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। नकारात्मक बात क्या है कि नकारात्मक बात है विधि के समक्ष समानता, क्यों है ये अभी अपन चर्चा करेंगे। फिर विधि के समान संरक्षण, ये सकारात्मक है। अब ये क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये कहाँ काम आता है, आरएसओ या आईएएस का जो मेंस है उस मेंस के क्वेश्चंस के अंदर ये लिखने में काम आता है। या सीधा पूछ लिया जाए मूल अधिकारों में नकारात्मक जो है वो कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से, और सकारात्मक जो है वो कहां से लिया गया, अमेरिका से। अब इसमें बात करते हैं विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है। तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ है भारत में कोई भी व्यक्ति पद व प्रतिष्ठा के अनुसार कानून से ऊपर नहीं, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है वो कानून के समक्ष समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई सा भी पद रखता हो। लेकिन फिर इसका उल्लंघन करते हुए अपवाद ये है, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज प्रमुख हो गया, इनको कुछ छूट दी जाती, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये क्या है, इसका वापस अपवाद। कौन कौन से अनुच्छेद में अपवाद मिलता है, अनुच्छेद 361A में, 105 में, 194 में, 31C में। अब कौन कौन से अपवाद है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 361 जो है उसमें ये अपवाद है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख इनके विशेष अधिकारों व उन्मुक्तियां यानी कि छूट, इनको किस प्रकार की छूट दी गई है। अगर ये लोग पद पर है तो इनको पद पर रहते हुए क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये पद पर रहते हैं तो पद पर रहते हुए ये कोई भी काम करते हैं उसके लिए न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी न्यायालय में बात बताने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैसे राष्ट्रपति ने कोई फैसला ले लिया और राष्ट्रपति पर केस कर दिया कि भाई राष्ट्रपति आकर बताओ आपने ये फैसला क्यों लिया, नहीं कर सकते। इन मामलों के लिए कभी भी केस नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय में जवाब देने के लिए कभी भी उत्तरदायी नहीं होते। उसके बाद पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक यानी कि फौजदारी जो मुकदमा है वो नहीं चलाया जा सकता। फौजदारी मुकदमे का मतलब होता है कोई भी जो लड़ाई झगड़ा है, चाहे मर्डर है या लड़ाई झगड़ा है, वो सब इसमें आते हैं फौजदारी में। एक होता है दीवानी मामले, और दीवानी का मतलब होता है जिसमें जमीन, जायदाद, संपत्ति जो है इनसे संबंधित होते हैं, तो वो नहीं चलाए जा सकते। अब क्या है, सिविल या दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है जिसमें 2 माह पूर्व की सूचना देकर। फौजदारी मामले नहीं चलाए जा सकते, दीवानी मामले चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि 2 महीने का समय है आपके पास में, 2 महीने के बाद में आप पर कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने में वो वैसे काम कर लेते हैं पूरा। अब 105वां जो अनुच्छेद है उसमें क्या है, ये भी अपवाद है इसका। इसमें सांसदों के विशेष अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 194 जो है इसमें विधायकों के विशेष अधिकारों का उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 105 जो है वो एमपी से संबंधित है और अनुच्छेद 194 जो है वो एमएलए से संबंधित है। वैसे एक ट्रिक है, जब सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे, +89 फॉर्मूला है, +89 फॉर्मूला। इसका मतलब है आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी अनुच्छेद है उसमें अगर 89 प्लस करोगे तो वो स्टेट पॉलिटी के यानी कि राज्य की जो राज व्यवस्था है उसके अनुच्छेदों के बराबर होगा। जैसे इधर देखो 105 उसमें 89 जोड़े तो कितने हुए, 194।
ये इधर एमपी से संबंधित है, ये एमएलए से संबंधित है। तो ये सब अनुच्छेदों के अंदर होता है। कुछ एक अपवाद है, बाकी प्लस 89 है, जिसमें भी आप 89 जोड़ते दो, इधर भारत का अनुच्छेद होगा और इधर वाली साइड राज्य की जो राज्य व्यवस्था है उसके अनुच्छेद आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 31C की। तो इसे 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत 39B और 39C को अनुच्छेद 14 पर प्राथमिकता दी, यानी 14 से ऊपर रखा गया है अनुच्छेदों को, 39B को और 39C को। ध्यान रहे कि 25वां जो संविधान संशोधन है उसमें यह भी कहा गया कि जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, ये मूल अधिकारों से क्या है, ऊपर है, यानी मूल अधिकारों से पहले प्राथमिकता दी गई। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है डीपीएसपी, जो कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, 36 से लेकर 51 तक क्या है, डीपीएसपी। तो ये इसमें अपन ने चर्चा करी अनुच्छेद कहां तक, 14 तक। आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 15, यानी मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 में क्या था, इसका अपन ने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 15 में क्या क्या है, 16 में क्या है और आगे वाले फर्दर जो आर्टिकल्स है उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।